Hey everybody, I am Gunjan and I welcome you all to my channel. Our today's topic is general defenses and tort. Defenses क्या होते हैं? Defenses वो reasons होते हैं, वो excuse होते हैं जो defendant अपने आप को बचाने के लिए देता है. अब उसके ऊपर जो allegations लगे हैं उनको defend करने के लिए वो जो excuse देता है उनको अपन कहते हैं defenses. तो tort के अंदर defendant 7 excuse दे सकता है. सो देर आर 7 डिफेंसेस इन टॉर्ट. और वो डिफेंसेस हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, मिस्टेक, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. वी विल सी दीज डिफेंसेस वन बाय वन. सो फर्स्ट डिफेंस इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है? Voluntary non-fit injuria means voluntary suffer injury is not fit for action. मतलब वॉलेंटरी यदि प्लेंटिफ ने कोई इंजरी ली है तो वो उसके खिलाफ किसी को सू नहीं कर सकता, वो एक्शनेबल नहीं है क्योंकि ये प्लेंटिफ ने अपनी मर्जी से वॉलेंटरी ली है. नो ब्रीच ऑफ लीगल राइट इज कमिटेड अगेंस्ट वन हु हैज सफर्ड हार्म वॉलेंटरी एंड इट इज़ नॉट एक्शनेबल, और ये एक्शनेबल नहीं है. सो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के 2 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज नॉलेज ऑफ रिस्क. मतलब प्लेंटिफ को नॉलेज कितनी थी उस रिस्क की, उसको कितना पता था उस काम के बारे में, नेचर ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ एक्ट, एक्सटेंट ऑफ डेंजर उसको कितना था. इफ़ ही डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज नॉलेज, उसको नहीं पता और या फिर वो नहीं समझ पाता, तो वो मतलब डिफेंडेंट एज अ डिफेंस नहीं दे सकता वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को. हेयर मेन एम्फेसिस इज नॉलेज ऑफ रिस्क. यहाँ पे देखा जाता है कि प्लेंटिफ को कितनी नॉलेज है, और यदि वो नॉलेज मिसिंग है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एज अ डिफेंस नहीं दिया जा सकता. सेकंड इज फ्री कंसेंट, यानी प्लेंटिफ ने अपना कंसेंट दिया हो, अपनी मर्जी से दिया हो, ठीक है, उसने वॉलंटरी ये दिया हो, किसी के दबाव में आके उसने ये कंसेंट नहीं दिया होना चाहिए, ठीक है. तो दीज आर बेसिक 2 एलिमेंट्स ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. यदि ये दोनों होते हैं, यदि नॉलेज ऑफ रिस्क थी प्लेंटिफ को, उसने कंसेंट भी दिया था, तो डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस दे सकता है. अपन देखते हैं इसकी एप्लीकेशन. तो नॉलेज ऑफ रिस्क में अपन देखेंगे देयर इज अ केस ऑफ लॉट वर्सेस विल्कस. इस केस के फैक्ट्स क्या होते हैं? गार्डन होता है डिफेंडेंट का, उस गार्डन के बाहर जो डिफेंडेंट होता है उसने स्प्रिंग गन्स लगा दी होती है अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए. प्लेंटिफ को पता होता है कि यहाँ पे स्प्रिंग गन्स हैं, फिर भी प्लेंटिफ उसके गार्डन में ट्रेसपास करता है, और जब वो ट्रेसपास कर रहा होता है तो उसे इंजरी हो जाती है, ही इज़ इंजर्ड. फिर जब ये बात कोर्ट में जाती है तो कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ को नॉलेज थी कि यहाँ पे स्प्रिंग गन्स है, फिर भी उसने ट्रेसपास किया, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ ने नॉलेज ऑफ रिस्क थी उसके पास, फिर भी ट्रेसपास किया. सो हेयर द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वॉज एप्लीकेबल, इसलिए डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल. सिमिलरली देयर इज अ सेकेंड केस ऑफ बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक. इस केस के फैक्ट्स क्या होते हैं? डिफेंडेंट का गार्डन होता है, उस गार्डन में से जो लोग होते हैं वो फ्लावर्स तोड़ के ले जाते हैं, तो डिफेंडेंट क्या करता है अपनी गार्डन की प्रोटेक्शन के लिए उसके बाहर स्प्रिंग गन्स लगा देता है. फिर क्या होती है, जब शाम होती है तो प्लेंटिफ का जो पिहन है वो उड़ के चल जाता है डिफेंडेंट के गार्डन में, और प्लेंटिफ को ये पता नहीं होता कि गार्डन के बाहर लग रही है स्प्रिंग गन्स. वो गार्डन में जैसे ही जाता है उसको इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्प्रिंग गन्स. सो इन द कोर्ट इट वाज हेल्ड कि यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल है. क्यों? और उसे कंपेंसेशन भी देने पड़ेंगे, उसको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, और वो लायबल है क्योंकि प्लेंटिफ वॉज नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ रिस्क. यहाँ पे नॉलेज ऑफ रिस्क नहीं थी, इसलिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. दिस वॉज अबाउट नॉलेज ऑफ रिस्क. नाउ विल सी फ्री कंसेंट की फ्री कंसेंट अपनी कंसेंट देने के बाद भी क्या होता है और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं. तो इसका केस है स्मिथ वर्सेस बेकर. इस केस के अंदर क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो वर्कमैन है अंडर डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के अंडर एम्प्लॉयड है प्लेंटिफ, और वो क्या काम करता है, वो मजदूरी करता है, जो पत्थर होते हैं उनको ड्रिल की हेल्प से काटता है. तो जब वो एक दिन अपना काम कर रहा था, ही वॉज कटिंग अ रॉक, तो क्या होता है उसके ऊपर से विद द हेल्प ऑफ क्रेन पत्थर ले जाए जा रहे थे एक साइड से दूसरी साइड, और जब
पत्थर ले जाए जाते थे एक साइड से दूसरी साइड, तो हर बार पत्थर उसके सर के ऊपर से जाता था। तो यहाँ पे रिस्क था कि वो पत्थर उसके सर पे गिर सकता है। ऐसा ही हुआ कि प्लेंटिफ काम कर रहा था, पत्थर उसके सर पे गिर जाता है और उसको इंजरी होती है। जब ये बात कोर्ट में जाती है तो कोर्ट हेल्ड करता है कि डिफेंडेंट इज़ लायबल। वाई डिफेंडेंट इज़ लायबल? क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दी है। ऐसे कामों में क्या होता है, जब मजदूरी करते तो पहले ही कंसेंट ले ली जाती है कि यहाँ पे रिस्क है, आप अपने रिस्क पे आए हो। तो उस कोर्ट बोलती है कि प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दी है, पर उसने कंसेंट दी है कि काम करने में कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था अपने एक्ट पे, उसने यदि प्रॉपर केयर ली होती तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल माना और डिफेंडेंट को कंपेंसेशन पे करना पड़ता है। इन केस ऑफ डैन वर्सेस हैमिल्टन, इस केस के फैक्ट्स क्या होते हैं? मिस डैन जो होती है वो ट्रैवलर होती है और पैसेंजर होती है मिस्टर हैमिल्टन की कार में। वो जैसे ही मिस्टर हैमिल्टन की कार में बैठती है तो उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर हैमिल्टन ड्रंक है, उन्होंने पी रखी है। फिर भी वो उनकी कार में जाके बैठती है और उनको जब ये बात पता चली तो वो किसी और टैक्सी या किसी और कार में ही बैठ सकती थी, पर वो उसी कार में रहती है। ऑब्वियसली जब ड्राइवर ने ड्रंक कर रखी है तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ड्राइव कर सके। और फिर जब वो चला रहे थे मिस्टर हैमिल्टन तो उनसे एक्सीडेंट हो जाता है एंड मिस डैन गॉट इंजर्ड। इसकी वजह से जब मिस डैन सू करती है मिस्टर हैमिल्टन को तो कोर्ट कहता है कि आपको नॉलेज ऑफ रिस्क थी, फिर भी आप उसी कार में बैठे, आपने कंसेंट दिया, इसका मतलब यू हैव गिवन योर इम्प्लाइड कंसेंट, आप फिर भी उसी कार में बैठे। तो यहाँ पे डिफेंडेंट इज़ नॉट लायबल बिकॉज प्लेंटिफ वॉज हैविंग नॉलेज ऑफ रिस्क। सो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वॉज मेड एप्लीकेबल। ओके, तो अब अपन दूसरा डिफेंस देखते हैं। दूसरा डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ये काम भगवान ने किया है, जैसे फ्लड, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, अर्थक्वेक, ये सारे काम इंसान के बस में नहीं होते हैं, ये अपनी बस में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब ये काम भगवान ने करे हैं और अपना इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स ऑफ नेचर जैसे रेनफॉल, फ्रॉस्ट, ये जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स होता है नेचर का तो अपन इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। और यदि इन सब चीज़ों से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स ऑफ नेचर से कोई हार्म होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसको डिफेंडेंट एज अ एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस में दे सकता है। Act of God means an extraordinary force of nature like rainfall, frost, flood which cannot be reasonably be anticipated by human foresight. Human being नहीं सोच सकता कि ऐसा हो सकता है, वो उसकी सोच से बाहर है। अपन इसके केस देखते हैं। तो केस इज ऑफ निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस के अंदर क्या होता है, डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पे आर्टिफिशियल लेक बनाए हुए होते हैं। तो एक बार बहुत तेज़ बारिश आती है, तो वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, वो लेक्स ओवरफ्लो कर जाते हैं और वहाँ से पानी निकल कर चल जाता है प्लेंटिफ की लैंड पे, जिससे उसको बहुत नुकसान होता है, उसके ब्रिजेस टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जब प्लेंटिफ सू करता है तो कोर्ट बोलती है दिस इज़ अ एक्ट ऑफ गॉड। अपन एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि इतनी तेज़ बारिश से ये नुकसान हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस दिया गया एंड इट वॉज एंड द डिफेंडेंट वॉज नॉट मेड लायबल। सेकेंड केस ऑफ महेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास चतुर्भुज। इस केस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है वो अपनी लैंड पर होता है। ये कलकत्ता का केस है जहाँ पर एक बार बहुत तेज़ तूफान आता है जिससे जो डिफेंडेंट की लैंड पे सिनेमा का बैनर लग रहा था वो उड़ के चल जाता है प्लेंटिफ की लैंड पे और उससे इंजर होता है प्लेंटिफ को। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो बोलता है कि ये स्टॉर्म की वजह से हुआ, ये एक्ट ऑफ गॉड है, पर कोर्ट ये रीज़न नहीं मानता, यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कलकत्ता के अंदर ऐसे जो स्टॉर्म्स हैं वो आते रहते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि एंटिसिपेट कर सकता है ह्यूमन बीइंग कि भाई इतने स्टॉर्म्स यहाँ पर आते हैं तो ये बैनर उड़ के जा सकता है कहीं पर और किसी को लग सकता है, तो ये एंटिसिपेट कर सकता था, फिर भी उसने नहीं हटाया वो बैनर। सो यदि कोई चीज़ एंटिसिपेट की जा सकती है, कोई एक्ट एंटिसिपेट किया जा सकता है, तो उसको एक्ट ऑफ गॉड में नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं माना गया क्योंकि ऐसे स्टॉर्म्स कलकत्ता में आते रहते हैं। डिफेंडेंट को कोई अच्छी सी केयर लेनी चाहिए थी, उसमें कोई अच्छा एक्शन लेना चाहिए था, इसलिए
यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल माना जाता है क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस थी कि उसने बैनर को अच्छे से सिक्योर नहीं किया। नेक्स्ट डिफेंस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है? इनएविटेबल वो एक्सीडेंट वो होता है जो इंसान नहीं रोक पाता, चाहे वो कितने ही प्रिकॉशंस ले ले, कितने ही प्रिवेंशन कर ले, वो उसके बस में नहीं है उसको रोकना, तब अपन बोलते हैं दिस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। ऐसा होता ही चाहे अपन कुछ भी कर लें। It is unavoidable. An inevitable accident is that which is physically unavoidable, और पॉलॉक बोलते हैं an inevitable accident is that which is not avoidable, जो avoidable नहीं है, चाहे कोई भी प्रिकॉशन ले लो, और जो रीजनेबल मैन है वो कितने ही एक्ट कर ले, कुछ भी कर ले, और वो कुछ भी कर ले फिर भी वो उस एक्ट को नहीं रोक पाता, तो अपन बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। अपन इसको एक केस लॉ से समझते हैं। तो केसेस ऑफ फार्डन वर्सेस हारकोर्ट रिविंगटन। इस केस के अंदर क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो अपनी कार से जा रहा होता है अपने डॉग के साथ। उसका जो डॉग होता है वो हमेशा शांत होता है, कुछ ज़्यादा मस्ती नहीं करता, बिल्कुल चुप और शांति सा डॉग होता है। तो वो क्या करता है, अपनी कार को एक जगह पार्क करके चल जाता है और डॉग को अंदर ही छोड़ जाता है। उस दिन डॉग क्या करता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत उछलता कूदता है। तो जो प्लेंटिफ होता है वो उस कार के पास में से जा रहा होता है, और डॉग जो अंदर कूद रहा है, उछल रहा है, वो क्या करता है, गाड़ी का कांच फोड़ देता है, और जिससे वो गाड़ी के कांच का जो टुकड़ा होता है कांच का, वो प्लेंटिफ की आंख में घुस जाता है। तो इस केस के अंदर कोर्ट बोलती है कि दिस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, और यहाँ पे डिफेंडेंट वॉज नॉट मेड लायबल। सेकेंड इज द केस ऑफ पद्मावती वर्सेस दुग्गानिका। इस केस के अंदर क्या होता है, दो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो डिफेंडेंट से लिफ्ट लेते हैं उसकी जीप के अंदर। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जीप का जो एक व्हील है उसका बोल्ट निकल जाता है, एक्सल भी निकल जाता है, जिससे वो व्हील निकल जाता है, वो व्हील ही निकल जाता है उस जीप का, और जीप जो होती है वो पॉल्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो दो स्ट्रेंजर्स उसकी जीप में बैठे थे उनको बहुत सीरियस इंजरी होती है, और एक की तो डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट बोलता है कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। उस जीप के अंदर डिफेंडेंट खुद भी बैठा था, उसको भी इंजरी हो सकती थी, सो इट इज़ एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। और उन दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे उन लोगों ने उससे लिफ्ट ली थी, किसी ने फोर्स नहीं किया था उनको उस जीप के अंदर बैठने के लिए। तो अब जो भी सर्कमस्टांसेस थे सबको साथ ही बेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंड दिया गया and it was made applicable। तो अब अपना नेक्स्ट डिफेंस है मिस्टेक। मिस्टेक यानी भाई गलती से हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, गलती से हो गया है। तो मिस्टेक मतलब वन कमिट्स एन एरर इन अंडरस्टैंडिंग रॉन्गली। जब कोई इंसान समझने में कोई गलती कर देता है या फिर कोई गलती से उससे कोई काम हो जाता है तो अपन बोलते हैं कि मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक का डिफेंस दिया जाता है उस टाइम। तो कोर्ट में वैसे देखें अपन तो मिस्टेक दे दी जाती है, बिकॉज कोर्ट मानता है कि जब किसी इंसान को नॉलेज नहीं थी उस बात की, उसने भी मिस्टेकन बिलीफ के अंदर ऐसा काम करा है, तो उसे मिस्टेक का डिफेंस दे दिया जाता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाती। और यदि किसी पर्सन ने ऑनेस्टली कोई काम करते करते उससे कोई मिस्टेक हो गई है तो कोर्ट नहीं मानता उसकी लायबिलिटी। वैसे देखा जाए तो टॉर्ट के अंदर मिस्टेक कोई डिफेंस नहीं होता है, इट इज़ जस्ट कि जब कोर्ट को लगता है, फैक्ट्स देखता है कोर्ट, लॉज देखता है, तब मिस्टेक का डिफेंस माना जाता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट मिस्टेक। नेक्स्ट डिफेंस इज ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी, भाई मेरा ये करना बहुत ज़रूरी था, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ और बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया, ये मेरी नेसेसिटी थी, कुछ और बुरा हो जाता, या फिर बहुत ही ज़रूरी था मुझे ये करना, तो अपन बोलते हैं नेसेसिटी का डिफेंस। नेसेसिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस intentional injury to a person or property may be caused and yet the defendant may not be liable if he pleads the defense of necessity। कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इंटेंशनल इंजरी दी जा सकती है, चलाकर कुछ किया जा सकता है, फिर भी उसको लायबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी नेसेसिटी थी, यदि वो ऐसा नहीं करता तो कुछ और हो जाता। इसको आप देखोगे तो इसकी बहुत ही पॉपुलर एक मैक्सिम है, सेलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स। इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ।
तो कोई भी ऐसा एक्ट होता है जिससे ज़्यादा ग्रेटर कोई डैमेज ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, तो कोई इंसान यदि इस एक्ट उसको बचाने के लिए कि ज़्यादा लॉस ना हो कोई ऐसा एक्ट करता है तो वो नेसेसिटी का डिफेंस देता है. इट कम्स अंडर द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. नेक्स्ट डिफेंस इज ऑफ प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस जब कोई पर्सन अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई डिफेंड करने के लिए करता है, कुछ एक्शन लेता है, तो वो देता है प्राइवेट डिफेंस का डिफेंड. तो इसके अंदर एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को डिफेंड करे. और possessions against an unlawful harm, but in defending the force use must be in proportion. पर इसके अंदर जो आप फोर्स यूज़ कर रहे हो वो हमेशा प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि आपको जो हार्म हो रही थी, आपने सपोज कोई इंसान आपको मार रहा है, आपकी फैमिली को सपोज डंडे से पीट रहा है, आपने ला के चला दी उसके ऊपर गोली, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं था. क्यों? हमेशा प्रोपोर्शन में होगा तो प्राइवेट डिफेंस का वो मिलेगा आपको. हर एक पर्सन का राइट है प्राइवेट डिफेंस, बट इट शुड बी इन द प्रपोर्शन. सो ये था अबाउट प्राइवेट डिफेंस. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कोई लीगल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसके पास पावर होता है लॉज बनाने का, लॉज इनेक्ट करने का, अपन उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. लाइक पार्लियामेंट. एनी प्रिंसिपल ऑफ common law may be reversed by the act of parliament, and so any act tortious under common law may be legal by a statute. It is in this respect statutory authority is a defense. तो यहाँ पर इस तरीके से कि भाई जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसने ये लॉ बनाया है इसलिए ऐसा हुआ, तो यहाँ पे एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डिफेंस दिया जाता है. इसका केस देखेंगे अपन हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड. इस केस के अंदर क्या होता है? प्लेंटिफ की जो लैंड होती है वो रेलवे के पास होती है, तो जैसे वहाँ पे ट्रेन आती है तो वहाँ पे खूब स्मोक होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, नॉइज़ होती है, जिससे प्लेंटिफ की लैंड की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है. तो कोर्ट बोलता है कि ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. इट इज़ अ स्टैट्यूटी एंड नो एक्शन लाइज फॉर द सेम. स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी. जो सर्वेंट्स होते हैं रेलवे कंपनी के, वो क्या करते हैं? ग्रास जो होती है, जब आपने देखा होगा जो पटरियाँ होती है ट्रेन की, वहाँ से उनको ग्रास क्लियर करनी होती है, वो थोड़ी सी ग्रास छोड़ देते हैं, उनसे छूट जाती है नेग्लिजेंटली, जिससे जहाँ पे जब वो ट्रेन जाती है तो खूब ऑब्वियसली फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से आग लग जाती है. आग लग जाती है तो क्या होता है? वो आग जाके खूब दूर तक फैल जाती है, बहुत सारे प्लांट्स जल जाते हैं, पेड़ जल जाते हैं, और वो आग जाके लग जाती है प्लेंटिफ के कॉटेज पर भी, और उसकी पूरी कॉटेज जल जाती है. तो यहाँ पर माना जाता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का आप डिफेंस नहीं दे सकते. यदि ऐसा नहीं होता, किसी और तरीके से यदि आग लगती और कुछ और होता है ऐसे, तो आप ज़रूर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बिकॉज रेलवे इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यहाँ पर उसके पास पावर है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है. पर यहाँ पर उसकी सर्वेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ कि आग लग गई है, उसकी कॉटेज जल गई है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं माना गया एंड द रेलवे कंपनी वॉज मेड लायबल. तो अपन देखिए, तो अपन ने सारे डिफेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं जल्दी जल्दी फटाक से. So guys, if you like this video, then please like, comment and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Till then, stay safe, stay healthy.